तो हम जान लेते हैं, एक बार इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, बताएंगे प्रवीण अपने बारे में थोड़ा सा और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जी देखिए, बताने के लिए इतना कुछ खास तो है नहीं है, बस ये है कि यूपीएससी के लिए क्वालिफाई किया 1-2 बार मेंस एग्ज़ाम में, और एजुकेशन अपना 2-3 सब्जेक्ट से मास्टर्स किया है, परसों अभी पीएचडी पॉलिटिकल साइंस से एडमिशन है तो चल रहा है, तो वही है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन चल रही है और नॉट मच। ओके, तो जैसा कि प्रवीण जी आपने अभी बताया कि आपने 2-3 बार यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, मेंस एग्ज़ाम, तो ऐसी क्या चीज़ रही कि आप जैसे मेन एग्ज़ाम में आपने क्वालिफाई किया, उसके बाद इंटरव्यू में आप टैकल नहीं कर पाए, तो आपको क्या चीज़ लगा कि कहाँ पे कमी रही और कैसे आप उसको दूर कर सकते हैं, फिर क्या कैसे आपने दोबारा से फिर प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की? क्योंकि सबसे मेन बात क्या होती है, एक बार जैसे हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में हार जाते हैं या फिर माने क्वालिफाई नहीं होते हैं तो एक मोरल डाउन हो जाता है, तो उसके बाद किस तरीके से दोबारा उठा जाए। जैसे आपने उठे, आप दोबारा से आपने फिर ट्राई किया, फिर से आपने मेंस दिया, फिर से क्वालिफाई किया, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एज अपीयरेंट, यूपीएससी अपीयरेंट या फिर कोई भी नेट अपीयरेंट है मान लीजिए, उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वहाँ पे? देखिए, सबसे पहले तो एक बात सबसे ज़रूरी है कि एक चीज़ हमें विशेष तौर पे ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी चीज़ लास्ट नहीं होती, चाहे कोई एग्ज़ाम हो, चाहे लाइफ में हो, किसी भी चीज़ की बात हो, कोई भी चीज़ लास्ट नहीं होती। अगर आप वहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाए या आप वहाँ पे जहाँ आपने पहुँचना था नहीं पहुँच पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लास्ट थी आपके लिए, क्योंकि लाइफ है तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, एक ख़त्म हुई है तो दूसरी अपॉर्चुनिटी आती है। और सबसे बड़ी बात है कि आप कितने एंथुजियास्टिक हो आपके एम को लेके, और आपको थोड़ा डेडिकेशन तो दिखानी पड़ेगी। और जो गया उसके सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप फेल हुए हैं तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है पास होने वाले से, क्योंकि फेलियर बहुत ज़्यादा सीख लेता है और पास होने वाला सिर्फ पास हो जाता है, वो चला जाता है फिर। और जो फेल होता है वो बहुत ज़्यादा विश्लेषण करता है अपने मन के अंदर, वो बहुत मंथन करना पड़ता है उसको अपने अंदर से, और बहुत चीज़ें नहीं पता चलती हैं कि प्रॉब्लम क्या रही, कमी क्या रही है। और सबसे मेन बात होती है कि खुद से बात करना। ओके, हाँ, देखिए कि सबसे मेन बात होती है कि खुद से बात करें कि मेरे प्रॉब्लम, मुझे कहाँ प्रॉब्लम आई है, क्या मतलब क्या ऐसा वीक पॉइंट रह गया जहाँ पे मैं नहीं क्वालिफाई कर पाया। तो सबसे मेन बात होती है खुद से बात जरूर करें एक बार। हाँ, ओके, देखिए जैसा कि प्रवीण ने बताया अभी कि जो सबसे मेन बात क्या होती है, हमें खुद से भी एनालाइज करना, खुद से पूछना, ठीक है ना, खुद से बातें करना, खुद के बारे में जानना। हम जो हमारे वीक पॉइंट है हमें टीचर बताने वाला नहीं है, हम ठीक से जो भी वीक पॉइंट है उनको खुद ही एनालाइज कर पाते हैं और उन पे वर्क कर सकते हैं, जैसा प्रवीण ने भी किया। लेकिन स्पेसिफिक प्रवीण मेरा पॉइंट क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम देने के बाद भी जब एक बार डिस्क्वालीफाई होता है, मान लीजिए पेपर, मान लीजिए मेन आपका हुआ, इंटरव्यू आपका नहीं हुआ, तो उस टाइम पे बहुत मेहनत करने के बाद में एक सपना जैसे आंखों के सामने टूट जाता है, तो उस टाइम पे आपने दोबारा से स्ट्रगल को किस तरीके से शुरू किया और उस टाइम पे आपका जो एक सोच थी वो कैसी थी कि दोबारा कैसे स्टार्ट करना है और कितना टाइम आपने लिया उसको दोबारा स्टार्ट करने के लिए, वो एनर्जी कहाँ से और कितनी किस तरीके से लेके आई जा सकती है, उसके बारे में थोड़ा बताइए बच्चों को। देखिए, सबसे पहली बात तो होती है जब आप किसी चीज़ के बहुत नज़दीक से या बहुत पास से जाके वापस आते हैं ना, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको ये पता चल जाता है कि वो चीज़ एक्चुअल में आप पहुँचे कहाँ पे थे। और जब और आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपके पास बोलने के लिए, आपके पास करने के लिए और उससे बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी करने के लिए, मतलब दोबारा कोई भी चीज़, अगर हम एक बार किसी चीज़ के बहुत नज़दीक से जाके आए तो उसके बाद हमारे अंदर से बहुत ज़्यादा लगन पैदा होती है उस चीज़ के लिए कि यार इतने नज़दीक से अगर मैं जाके आया हूँ तो उस चीज़ को, ये हमारा सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है कि जब मैं इतनी नज़दीक पहुँच के वापस आया हूँ तो मैं मंजिल पे भी पहुँच सकता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं मंजिल पे नहीं पहुँचता तो मैं इतने नज़दीक भी नहीं जा सकता था उस चीज़ के। अगर मैं इतने नज़दीक गया हूँ तो डेफिनेटली मैं एक दिन वहाँ भी पहुँचूँगा जहाँ मुझे जाना था। ओके, हाँ, देखिए जैसा कि प्रवीण ने बताया कि सबसे मेन उस टाइम पे जो आपके साथ होती है चीज़ें, मान लीजिए आपने कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो सबसे जो बड़ी चीज़ आपके साथ होती है एक पॉजिटिव एनर्जी होती है कि यस, मैंने अगर इतने नंबर में लेके आ सकता हूं तो मैं ज़्यादा भी लेके आ सकता हूं। लेट से आपका एग्जाम 2 नंबर से, 5 नंबर से, 10 नंबर से नहीं हुआ तो एक पॉजिटिव एनर्जी होगी कि अगर मैं 90 लेके आऊं तो मैं 100 लेके आ सकता हूं, अगर मैं मेंस क्वालिफाई किया हूं तो इंटरव्यू भी क्रैक कर सकता हूं। वो एक पॉजिटिव एनर्जी आपको दोबारा खड़े होने का सहारा देती है, वो सबसे मेन बात है। चलिए कुछ और मेन बातें भी जानेंगे, जैसे कि आपके क्वेश्चन भी आते रहते हैं
कि सर ये जो जर्नी होती है काफ़ी लंबी होती है सबसे मेन तो कैसे इस लंबी जर्नी में अपने आप को एक संतुलित तरीके से रखा जाए, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाया जाए, या फिर मतलब कि किन किन बातों का ध्यान रखा जाए इतनी लंबी जर्नी में। एक कंटिन्यूटी में स्टडी कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे बच्चों को कि क्योंकि टाइम बहुत लंबा, आपको भी पता है 1 साल 2 साल प्रिपरेशन को लग जाते हैं नॉर्मल से, तो उस टाइम पीरियड में किन किन बातों का ध्यान वहां पे रखा जाए। ठीक, देखिए सबसे मेन बात यह है, अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक बात मान के चलिएगा कि आपको 1 साल पूरा बिल्कुल नेट 1 साल तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा, और 1 साल पूरे डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। यूपीएससी मतलब यूपीएससी अगर आपको करना है, यूपीएससी ले लीजिए यहाँ पे, या कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, नेट ले लीजिए, नीट ले लीजिए, जो भी एग्ज़ाम होते हैं, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आपको 1 साल डेडिकेशन के साथ देना पड़ेगा अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो। और सबसे मेन बात टाइम टेबल का, कोई किसी का टाइम टेबल नहीं बना सकता। सबसे पहली बात तो ये है, अगर कोई आपको बोलता है कि मैं आपको अपना आपका टाइम टेबल बना के देता हूँ, तो ये तो वो बंदा मूर्ख है, क्योंकि हर एक इंसान का अपना टाइम टेबल खुद होता है। उसको पता है कि वो कैसे, उसको दिन में क्या क्या करना पड़ता है या क्या क्या नहीं करना पड़ता, वो कैसे मैनेज कर सकता है। तो टाइम टेबल अपना खुद बनाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप यूपीएससी के लिए जा रहे हैं या किसी बड़े एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो देयर इज़ नो टाइम टेबल। वहाँ पे कोई टाइम टेबल नहीं होता, वहाँ पे हर टाइम आपका स्टडी का होता है और हर टाइम आपका यूटिलाइजेशन का होता है। हर एक टाइम को आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा अगर आपको क्वालिफाई करना है तो। हाँ चलिए, देखिए टाइम टेबल वाली तो बात आपने जान ली है, तो ऐसा कोई टाइम टेबल वाला मेन विषय नहीं होता यहाँ पे। हमें मेन है कि जितना भी हमारे पास टाइम है उसको एक बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करना है। हाँ, उसके हिसाब से अगर आप अपना स्पेसिफिक टाइम टेबल बनाना चाहिए तो वो बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को टाइम टेबल वर्क करने वाला है, हाँ उस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं है कि वो ज़रूरी है। बट आपका एक भी मिनट खराब नहीं होना चाहिए, तो जो भी है आपका पूरा है। देखिए एक बात और मैं आपसे पूछूंगा, तो बहुत सारे, जैसे मैंने पहले भी इंटरव्यू किया है, एक बात काफ़ी जानने को मिलती है टाइम टेबल को लेके मेरे को याद आई है, जैसे जो मैं पर्सनली खुद भी फॉलो करता हूँ। जैसे मेरे कोई काम करना जैसे होता है, जैसे कल का जो टाइम टेबल है वो मैं एक दिन पहले बनाता हूँ, तो एक लंबा टाइम टेबल मैं नहीं लेके चलता हूँ। मैं क्या करता हूँ, बेसिकली आज रात को मैं डिसाइड करता हूँ कि कल मेरे पास कितना टाइम अवेलेबल है और वो मेरे को किस किस चीज़ में देना है। क्या ऐसी कोई चीज़ आपने कभी ट्राई की है या कैसे वर्क करती है इस जर्नी में, तो वो भी शेयर करिए बच्चों के साथ थोड़ा सा। देखिए टाइम टेबल की बात यह है कि कोई भी चीज़ है, अगर उसका टाइम टेबल बनाना है, किसी भी चीज़ को मैनेज करके चलना है, मैनेजमेंट के साथ लेकर चलना बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन कोई भी चीज़ किसी के ऊपर थोपना वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि अगर हम मैनेजमेंट करके, खुद से मैनेजमेंट करके चलते हैं तो हम बहुत अच्छा चल सकते हैं, क्योंकि हमें अपने बारे में बहुत अच्छे से पता है। अगर किसी की कोई भी चीज़, टाइम टेबल लगा लो, एग्ज़ाम लगा लो, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी लगा लो, अगर कोई भी हमारे ऊपर थोपता है, या पेरेंट्स लगा लो, फ्रेंड्स लगा लो, टीचर लगा लो, कोई भी अगर वो ये बोलता है कि तुम्हें इस टाइम टेबल के साथ पढ़ना है, तो अगर आपके पास एग्ज़ाम का 30% बर्डन है तो 70% आपका के ऊपर उस थोपने का हो जाएगा कि नहीं आपको इतने टाइम में ये चीज़ करके देनी है, और आप डिप्रेशन में जाना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं इतने टाइम में चीज़ देनी है। नहीं, अपना खुद का टाइम टेबल बनाइए। खुद के साथ एक अच्छे मैनेजर बनना सबसे ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए एक अच्छा मैनेजर अपने अंदर पैदा कीजिए, और एक अच्छा मैनेजर अगर आप बन गए, हर चीज़ अच्छे से मैनेज करके चले, सुबह से लेकर शाम तक का टाइम मैनेज करके चलना, ये अगर आप खुद से करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर किसी के कहने पे करते हैं तो ये आपके लिए बर्डन बन जाएगा, ना कि आपके हेल्प करेगा, तो ये आपको थोड़ा पीछे ले जाएगा हेल्प करने के बजाय। ओके, हाँ देखिए जैसा कि आपको बताया गया, इसमें सबसे मेन क्या है, आपको टाइम टेबल किसी दूसरे का कहा हुआ फॉलो नहीं करना है। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल ऐसा हो कि आपको बर्डन महसूस ना हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, उसमें छुट्टी भी रहे, मतलब कि एक नॉर्मल टाइम टेबल आपको लेके चलना है, वो ठीक है। अब एक सवाल मैं और पूछता हूं जो कि आप भी काफ़ी पूछना चाहते हैं कि जैसे कि मेन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो हम अभी एक कोचिंग वाला जो चीज़ है वो पूछते हैं, क्या कोचिंग नेसेसरी है किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, या फिर कोचिंग का कितना रोल आप मानते हैं किसी एग्ज़ाम को टैकल करने के लिए? एक बार बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, और आपने अगर कोचिंग की या फिर आपने सेल्फ स्टडी किया उसके बारे में भी बताइए लर्नर्स को। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक बात तो आप मान के चलिए कि इंस्टीट्यूट सभी अच्छे हैं,
कोई इंस्टीट्यूट वीक नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट हाई नहीं है, कि ये नहीं है कि ये इंस्टीट्यूट बहुत हाई लेवल का है, ये इंस्टीट्यूट बहुत लो लेवल का। इंस्टीट्यूट सभी अच्छे हैं। और सबसे मेन बात क्या होता है इंस्टीट्यूट आपको एक रास्ते बहुत होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन किस रास्ते पे चलना है, कौन सा रास्ता सही है, इंस्टीट्यूट आपको वो ट्रैक प्रोवाइड करवाता है। सबसे बड़ी बात ये होती है इंस्टीट्यूट आपको ट्रैक प्रोवाइड करवाता है, या इंस्टीट्यूट आपको एक बात मान के चलिए कि ओवरव्यू देता है कि इस चीज़ में जो भी आप एग्जाम कर रहे हैं कि इस एग्जाम में ये चीज़ आएगी, और उस ओवरव्यू के अंदर क्या क्या है वो फिलअप आपको करना पड़ता है। इंस्टीट्यूट आपको सिर्फ ये बताएगा कि रास्ता ये है, ये सही रास्ता। अगर आपके 6-7 रास्ते हैं, अगर आपको पता है कि सारे रास्ते ठीक है, सेम चल रहे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट आपको इस चीज़ में मदद करता है कि ये रास्ता राइट है, आप इस पे चलिए तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे या आप आगे निकल जाएंगे औरों से। और सबसे मेन बात ये होती है, और इंस्टीट्यूट का कोई मैटर नहीं करता, इंस्टीट्यूट सब अच्छे होते हैं। हर एक इंस्टीट्यूट अपने बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश करते हैं तैयारी करवाने में, लेकिन सबसे अहम रोल ये होता है कि गाइडेंस सबसे ज़रूरी है, कि जो इंस्टीट्यूट गाइड करता है। नहीं तो जर्नी तो अब जब 12 साल 13 साल बाद बुद्ध वापस लौटे यशोधरा के पास, तो जब उन्होंने पूछा कि क्या जो आपने वहाँ जाके पाया वो यहाँ नहीं मिल सकता था, तो बुद्ध ने भी बोला था कि यहाँ मिल सकता था, बिल्कुल मिल सकता था, लेकिन जो रेस में दौड़ के आया हूँ उस रेस का पता नहीं चलना था मुझे कि मैं कहाँ कहाँ दौड़ना है। मिल आपको हर रास्ते से जाएगा, लेकिन जो रास्ता ईजी होता है वो रास्ता आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अनुभवी और बहुत एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, उनको पता होता है किस रास्ते पे जाके कौन सा रास्ता सबसे बेटर होता है, किस रास्ते पे जाके आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। हाँ, देखिए जैसा कि अभी प्रवीण ने बताया, सबसे मेन बात क्या होती है कि बिना कोचिंग के एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जा सकता है, ये जैसे बिल्कुल क्लियर कि आपको आप कर सकते हैं, लेकिन एक बिना किसी गाइडेंस के पढ़ाई करना एक लॉजिकल बात नहीं है। उसमें आपको रास्ता नहीं पता ठीक से, आपको कहाँ से जाना है, आप बहुत दूर से घूम के आ रहे हैं, आपको 6 महीने की बजाय आपको 2 साल लग रहे हैं, वहाँ पे 3 साल लग रहे हैं। नॉर्मली नेट एग्ज़ाम 6 महीने का ही होता है, आपको पता है। तो नेट एग्ज़ाम में जैसे 6 महीने लगा करते हैं, आप उसको 2 साल की योजना बना रहे हैं, 3 साल की योजना बना रहे हैं, या फिर सेम यूपीएससी के लिए लेके चलें तो 1 साल 2 साल की तैयारी को आप बड़ा लंबा कर रहे हैं वहाँ पे, तो उसमें कुछ गाइडेंस का भी इशू आ सकता है। तो वो गाइडेंस आप लेके चलिए, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई सेल्फ स्टडी से हो सकता है। अच्छा जी, अगर आप कोई और बात अपने बारे में या फिर कुछ भी एक ऐसा संदेश लर्नर्स को देना चाहें जो कि इनकी प्रिपरेशन में मदद कर सकता है, इसमें मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो अपनी कम्पिटिटिव एग्जाम नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ यूपीएससी तो उनकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनके सामने बताइए। और सबसे मेन बात, अगर कोई अभी मान लीजिए यूपीएससी का तैयारी स्टार्ट करता है, तो स्टार्टिंग में वो किन बातों का ध्यान रखे और क्या चीज़ फॉलो करे, क्योंकि शुरू में बड़े लोग गुमराह हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता क्या चीज़ शुरू करनी है, इवन उनको ठीक से पेपर पैटर्न्स भी नहीं पता होते, ठीक है ना। तो एक बार वो चीज़ भी बताइएगा कैसे क्या क्या करना चाहिए। देखिए सबसे मेन बात ये होती है, किसी भी चीज़ की अगर आप तैयारी करना शुरू करना है या आपने आज से यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करना है, अगर आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखिए, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट में आप बैठे हैं या किसी भी क्लास का आप मेंबर बने हैं, तो आप उस क्लास में बैठ के आप वहाँ से कॉलेज या स्कूल पास करके आ चुके हो, और अगर आप क्लास में बैठ के फिर भी खुद को एज ए स्टूडेंट डील कर रहे हो खुद के साथ, तो यकीन मानिए आप कभी कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर आप कंपटीशन के जो एरा है, जो कंपटीशन हब है, उसमें आप आ चुके हैं, कंपटीशन में आप एंट्री कर चुके हैं, तो खुद के साथ एज ए कंपटीटर डील कीजिएगा खुद के साथ। सबसे बड़ी बात है, जब आप खुद के साथ एज ए कंपटीटर डील करोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा जो सामने बैठा ये भी कंपटीटर है, मेरा जो दाएं है जो बाएं है जो मेरे पीछे, चारों मेरे कंपटीटर हैं, और मैं इन चारों को भी टैकल करना है। अगर आप एज ए स्टूडेंट डील करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे मेन बात ये होती है कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, खासकर यूपीएससी एग्जाम के लिए, कि आपको स्टार्टिंग से बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक कंसेप्ट का माने कि कोई भी एग्ज़ाम आता है, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स भी हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छे राइटर्स की बुक्स भी हैं, हम डायरेक्ट उनको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो हम बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक एक पर्टिकुलर एस्पिरेंट के अंदर या कि किसी भी यूपीएससी का जो बंदा तैयारी करता है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है, उसके अंदर जब तक एक क्वेश्चन नहीं खुद से पैदा होने स्टार्ट होते कि हर चीज़ का, अगर कोई आपने किताब बात पढ़ी है तो पढ़ने के बाद आपके अंदर क्यों नहीं आता कि ऐसा क्यों, तो तब तक आप प्रिपेयर नहीं है उस चीज़ के लिए। और ऐसा क्यों
किसी भी चीज़ के लिए आप कि ऐसा क्यों है, किसी भी चीज़ में आप एक कब पूछ सकते हैं, जब आपका उस चीज़ का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता है तभी आप क्यों पूछ सकते हैं, तभी आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप किसी भी चीज़ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। और बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है तो बेसिक बुक से स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल लो अच्छे लेवल से स्टार्ट कीजिए। ये मत मानिए कि नहीं ये तो मैंने पहले पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, NCERTs एंड ऑल, इनसे स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये आपके अंदर पूछने की क्षमता जगाती हैं कि नहीं ऐसा क्यों। जिस दिन आपके अंदर से पूछने की क्षमता है कि ऐसा क्यों, तो उस दिन आप प्रिपेयर होना शुरू हो जाते हो। तो ये सबसे मेन बात है। हाँ, देखिए अभी सम अप करते हैं। जैसा कि प्रवीण ने अभी बताया, सबसे मेन बात क्या होती है, दो बातें अभी बताई हैं। सबसे मेन तो आपको एज अ कंपटीटर सोचना है, क्योंकि ये कोई आपकी यूनिवर्सिटी का पेपर तो नहीं है कि सारे पास हो जाएंगे या फिर सारे ही 80% ले लेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें कंपटीटर एग्ज़ाम जो भी कंपटीशन होता है उसमें कुछ लोग क्वालिफाई होते हैं और मैक्सिमम लोग आपके डिसक्वालीफाई होते हैं। यानी कि आपका कंपटीशन है दूसरों से, आपको खुद नंबर नहीं लेके आने, आपको दूसरों को पिछाड़ना पड़ेगा, वहाँ पे दूसरों से आगे निकलना पड़ेगा। सबसे मेन बात ये होती है। तो एक कंपटीशन की नज़र से देखिए, ज़्यादा पढ़ पाओगे, अच्छा पढ़ पाओगे और एक ज़्यादा अपने आप से ज़्यादा आउटपुट ले पाओगे। सबसे मेन बात ये है। दूसरी बात क्या बोली यहाँ पे, दूसरी बात जो यहाँ पे रही है वो जैसे प्रवीण ने अभी डिस्कस भी किया है दूसरी बात के बारे में, कि आप जैसे तैयारी करते हैं, तैयारी के दौरान भी कोचिंग की बात जैसे करी, साथ ही साथ इंस्टीट्यूट के बारे में बातें करी और अपने आप से कितना ज़्यादा लिया जा सकता है उसके बारे में बातें करी, और भी बहुत सारी बातें यहाँ पे करी गई हैं। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आई होप आप इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, अपनी प्रिपरेशन के दौरान फॉलो करेंगे। ठीक, साथ ही साथ किसकी बातें की वहाँ पे बेसिक से शुरुआत आपको करनी चाहिए, वो भी मैंने बात बोली है। कोई भी अगर आपका प्रिपरेशन है तो उसकी शुरुआत बेसिक से होनी चाहिए। मार्क लगाना आना चाहिए सबसे पहले कि कैसा क्यों है। बिल्कुल। क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू हो गए तो फिर आप प्रिपरेशन आपकी मतलब ये समझो कि आप स्टार्ट हो गई, अगर आपके अंदर क्वेश्चन पैदा होने लगे तो। हाँ, देखिए, और ये क्या बड़ा अच्छी बात बोली है कि मतलब कि कब आप मान सकते हैं कि आपको कुछ आने लगा है, जब आप किसी चीज़ पे क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर, यानी कि आपको लगता है कि हाँ ये कैसे हुआ है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं, सोचना शुरू कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो उस टाइम मान के चलिए आपका जो स्टडी है वो एक अच्छे लेवल पे चल रहा है और आप बेटर वहाँ पे कर रहे हैं। ये चीज़ आपको देखनी है। चलिए, तो धन्यवाद। कुछ और बात और बोलना चाहेंगे, देख लेते हैं। और एक बात और मान के चलेगा कि जब भी आप किसी भी प्रिपरेशन के दौर में जाते हैं तो नई नई रिश्तेदारियां बहुत बनती हैं। तो जितना हो सकता है रिश्तेदारी कोई भी फ्रेंड गर्ल में वो हर चीज़ में होती है। तो जितना हो सके 1 साल 6 महीने अपने आप को नई रिश्तेदारियों से बचा के रखिएगा। तो ये आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि हर एक बंदा कनिष्क कटारिया नहीं होता कि, और सभी लड़कियों को उसको बहुत धन्यवाद करना चाहिए उस बंदे को कि उन्होंने ऐसा बोला। तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। और कोई भी प्रिपरेशन मुश्किल नहीं होती, क्योंकि इंसान के दिमाग से छोटी होती है हर चीज़। ओके, देखिए प्रवीण ने बोला जैसा कि आपको क्या करना है, बेसिकली थोड़ा सा लड़कियों से या फिर कोई भी जैसे नए रिश्ते जो बनते हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखनी है, हल्का सा। ऐसा इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको बातें नहीं करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एंजॉय करिए खुद प्रिपरेशन के टाइम को खूब एंजॉय कीजिए। हाँ ठीक, लेकिन थोड़ा सा दायरे में हो। सीरियस प्रिपरेशन को लेकर रहिएगा। हाँ, सीरियस ना हो, आपका जो भी है ठीक है, अपने काम से मतलब काम रखिए और बाकी सब कुछ ठीक होगा। चलिए, धन्यवाद प्रवीण जी। हम उम्मीद करते हैं आप नेक्स्ट टाइम बिल्कुल क्वालिफाई करेंगे और हम एक यंग आईपीएस को देखना चाहेंगे अगली साल इसी इंटरव्यू के ऊपर। ओके, धन्यवाद भाई, और सभी को मेरा धन्यवाद दोबारा से। आई होप ये सेशन आपके काम का रहा होगा, आपको कुछ ना कुछ नई बातें सीखने को मिली होंगी। हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और 1 बाय 1 करके आगे आपके साथ ऐसे ही लेके आते रहेंगे नई सीरीज़, जिससे आपको बहुत कुछ बातें जानने को मिलेंगी। चलिए, धन्यवाद वंस अगेन, थैंक यू वंस अगेन।